हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इससे पहले हमने एनाटॉमी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा की थी कि अग्रपाद की अस्थियों के नाम और पश्चपाद की अस्थियों के नाम और उनके मध्य में बनने वाले जॉइंट्स, यानी कि उनके मध्य में कौन कौन से जोड़ बनते हैं और कौन कौन सी अस्थियाँ अग्रपाद में पाई जाती हैं और कौन कौन सी अस्थियाँ पश्चपाद में होती हैं। तो दोस्तों, आज हम अग्रपाद की अस्थियों में सबसे पहले जो स्केपुला है उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले स्केपुला अस्थि कैसी होती है। तो बात आती है, एक हल्का सा मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे रफली, उससे रफली डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की से कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है स्केपुला का। स्केपुला तो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था कि जो स्केपुला अस्थि होती है, इसकी जो आकृति होती है, या हम बात करें कि जो स्केपुला को किस में शामिल किया गया है, फ्लैट बोन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केपुला जो अस्थि को किस में शामिल किया गया है, फ्लैट बोन में, या हम इसे कहें चपटी अस्थि। ठीक है, यानी कि स्केपुला अस्थि को किस में शामिल किया गया, फ्लैट बोन में या चपटी अस्थि में से शामिल किया गया है। इसके अलावा भी हमने फ्लैट बोन्स देखा था कि फ्लैट बोन्स में कौन कौन सी अस्थियों को शामिल किया गया है, जैसे रिब्स हो गई, जैसे पसलियाँ जो होती हैं शरीर की, उसको भी फ्लैट बोन्स में चपटी अस्थियों में शामिल किया गया। जो स्टर्नम होता है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उसे भी फ्लैट बोन में, या फिर हम कहें हिप बोन जो होती है उसे भी किस में शामिल किया गया है, या हम कहें पेल्विक श्रेणी की जो अस्थियां होती हैं उसे भी किस में शामिल किया गया है, फ्लैट बोन में या चपटी अस्थियों में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो अस्थि की जो स्केपुला है, इसकी जो आकृति होती है, किस प्रकार की आकृति हमें यहाँ पर नजर आ रही है, उस आकृति की हम बात करते हैं। स्केपुला अस्थि की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। यानी कि हमने कहा कि स्केपुला अस्थि की जो आकृति होती है कैसी होती है, यानी कि जो पूरी जो आकृति है एक त्रिभुज के रूप में यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसलिए हमने कहा कि स्केपुला अस्थि की जो आकृति होती है कैसी होती है, त्रिभुजाकार शेप में होती है। और कहाँ पर पाई जाती है, ये कंधे की एक अस्थि होती है जो यहाँ पर किसके, ह्यूमरस के साथ में मिलकर कंधे का जोड़ का निर्माण करती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्केपुला अस्थि की जो सरफेस होती है कि स्केपुला अस्थि में कितनी सरफेस होती हैं। हम उस सरफेस की या सतह की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्केपुला अस्थि की जब सरफेस की बात आती है तो दो सरफेस होती है। एक तो इसमें सरफेस होती है मीडियल सरफेस, और एक आती है लेटरल। यानी कि जैसे हम स्केपुला अस्थि की सरफेस या सतह की बात करते हैं तो दो सतह इसकी इंपॉर्टेंट होती है। या इसमें हम कहें कि स्केपुला अस्थि में दो सरफेस पाई जाती है। एक तो कौन सी होती है, मिडिल सरफेस होती है, दूसरी कौन सी होती है, लेटरल सरफेस होती है। अब हम ये कैसे पहचाने कि मिडिल सरफेस कौन सी होती है और लेटरल सरफेस कौन सी होती है। तो दोस्तों, इसको बड़े ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। जहां पर मैंने देखे, यहां पर स्केपुला का एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है और बीच में मध्य में यहां पर एक रेखा खींची गई है। इस रेखा से तात्पर्य ये क्या है, स्पाइन। ये क्या है, स्पाइन। और स्पाइन क्या होता है, एक नुकीला तीखा उभार। क्या होता है, एक नुकीला तीखा उभार क्या कहलाता है, स्पाइन कहलाता है। जो क्या करता है, स्केपुला अस्थि को दो भागों में क्या करता है, ये डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जिस सतह पे जो हमें स्पाइन नजर आ रहा है, स्पाइन की बात करें, जिस सतह पे स्पाइन है वो सतह कौन सी कहलाती है, लेटरल सरफेस कहलाती है। कौन सी कहलाती है, लेटरल सरफेस कहलाती है। ठीक है दोस्तों,
यानी कि जिस सरफेस पर हमें स्पाइन दिखाई देता है वो सतह कौन सी कहलाती है, लेटरल सरफेस कहलाती है। इसके अलावा इसकी जो विपरीत या पीछे वाली जो सतह होती है वो कौन सी होती है, मिडिल सरफेस होती है। कौन सी होती है, मिडिल सरफेस। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दो सतहें होती हैं, दोनों सतह की हमने बात की है, तो कौन सी होती है, मिडिल सरफेस, और दूसरी कौन सी होती है, लेटरल सरफेस। कैसे पहचानेंगे, जिस साइड में क्या होता है, स्पाइन होता है, जो क्या करता है, स्केपुला को दो भागों में डिवाइड करता है। यानी कि जिस सतह पे स्पाइन होता है उस सतह को किस नाम से जाना जाता है, लेटरल सरफेस के नाम से या पार्श्व सतह के नाम से। और जो मिडिल सरफेस होती है वो कौन सी होती है, इसके जस्ट विपरीत पीछे वाली जो सतह होती है उसे कोई किस नाम से जाना जाता है, मिडिल सरफेस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मिडिल सरफेस पर क्या होता है, एक फोसा होता है। मिडिल सरफेस पर क्या होता है, एक फोसा होता है। मैं यहां पर मिटाकर लिख देता हूं। ठीक दोस्तों, मिडिल सरफेस पर क्या होता है, एक फोसा होता है, एक गड्ढा होता है जिसे सब स्केपुलर फोसा कहा जाता है। यानी कि हमने कहा जो मिडिल सरफेस होती है, मिडिल जो सतह होती है उस पर क्या होता है, एक गड्ढा होता है जिसे सब स्केपुलर फोसा कहा जाता है। यदि हम मसल्स की बात करें तो यहाँ पर जो मसल्स पाई जाएगी मिडिल सरफेस में, तो किस मसल्स का नाम क्या है, सब स्केपुलर मसल्स यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेटरल सरफेस की। और लेटरल सरफेस से कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, स्पाइन के आधार पर। तो स्पाइन क्या कर रहा है, स्केपुला को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये हो रहा है आगे का भाग जो हमें छोटा नजर आ रहा है, और ये क्या है, पीछे का भाग, यानी कि बीच वाला भाग क्या है, स्पाइन, जो स्केपुला को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे का भाग जो हमें छोटा नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है दोस्तों, जो आगे का भाग हमें छोटा नजर आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, सुप्रा स्पाइनस फोसा। और पीछे का भाग जो हमें यहां पर चौड़ा नजर आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आगे का भाग जो छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा, और पीछे का भाग जो बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। यदि यहां पर मसल्स की बात करें तो कौन सी मसल्स पाई जाएगी, सुप्रा स्पाइनस फोसा में सुप्रा स्पाइनस मसल पाई जाती है, और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में कौन सी पाई जाती है, इंफ्रा स्पाइनस मसल्स पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो क्या करता है, अब स्पाइन की हम बात करें, जो रुमेंथी जो जानवर होते हैं उसमें जो स्पाइन होता है वो स्केपुला को 1:3 में क्या करता है, विभक्त करता है, 1:3 में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रूमिनेंट में। तो रूमिनेंट में जो स्केपुला का जो अनुपात होता है कितना होता है, 1:3 होता है। यानी कि आगे का जो भाग होता है वो छोटा होता है, 1 गुना होता है पूरी अस्थि का, और जो पीछे का जो भाग होता है इस अस्थि का 3 गुना होता है। यानी कि हम बात करें कि गाय भैंस भेड़ बकरियों में जो स्केपुला का जो अनुपात होता है कितना होता है, 1:3 का यहाँ पर क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमने बात की अभी सरफेस की, स्पाइन की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस अस्थि के किनारों की। देखिए दोस्तों, स्केपुला अस्थि की जब किनारों की बात आती है, देखिए इसके जो किनारे होते हैं, जो बॉर्डर होते हैं, यानी कि 3 किनारे होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, 3 किनारे या हम कहें बॉर्डर। यानी कि स्केपुला अस्थि के 3 बॉर्डर होते हैं। तो सबसे पहला जो बॉर्डर होता है वो आगे का बॉर्डर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर। पीछे का जो बॉर्डर होता है इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर।
और जो ऊपर का जो बॉर्डर होता है इसे हम क्या कहते हैं, डोर्सल। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आगे का जो भाग होता है वो कौन सा होता है, एंटीरियर होता है। इसके जो किनारे होते हैं आगे का क्या कहलाता है, एंटीरियर, पीछे का क्या कहलाता है, पोस्टीरियर, और ऊपर का क्या कहलाता है, डोर्सल। अब बात करते हैं दोस्तों स्केपुला अस्थि के एंगल्स की बात करते हैं, इसके बनने वाले जो कोण होते हैं उनकी बात करते हैं कि स्केपुला अस्थि के 3 ही क्या होते हैं, कोण होते हैं, एंगल, या हम कहें कोण। कितने होते हैं, 3। अब तीनों कोणों की हम बात करते हैं। जो सबसे आगे का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो सबसे आगे का जो कोण होगा क्या कहलाएगा, क्रेनियल कोण। सबसे आगे के कोण की बात कर रहे हैं हम, तो आगे का कोण क्या कहलाता है, क्रेनियल कोण, क्रेनियल एंगल। और पीछे का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, काउडल। और नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो तीसरा कोण होता है, डिस्टल एंगल। ठीक है दोस्तों, ये अस्थि में 3 कोण पाए जाते हैं। क्रेनियल एंगल की बात करें, क्रेनियल कोण की हम बात करते हैं, तो क्रेनियल अस्थि का जो क्रेनियल जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, यहाँ पर पतला होता है। ठीक है, और काउडल की बात करें तो काउडल कैसा होता है अस्थि का, स्केपुला अस्थि का जो काउडल कोण होता है वो कैसा होता है, क्रेनियल की तुलना में मोटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टल कोण की या डिस्टल एंगल की। डिस्टल एंगल की बात करते हैं, डिस्टल एंगल पर यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है, यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है। कैविटी मीन्स एक गुहा होती है जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहा जाता है। या हम कहें ग्लेनोइड कैविटी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर होती है, स्केपुला अस्थि के डिस्टल एंगल्स पर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्केपुला अस्थि का जो डिस्टल एंगल होता है, क्या जो ग्लेनोइड कैविटी होती है इसमें ह्यूमरस अस्थि का जो हेड होता है, ह्यूमरस अस्थि का हेड यहाँ पर आकर एक सॉकेट के रूप में जुड़ जाता है, एक सॉकेट के रूप में यहाँ पर जुड़ जाता है, किसमें, ग्लेनोइड कैविटी में, और एक जॉइंट का निर्माण करता है। ये क्या हो गई, स्केपुला अस्थि की ग्लेनोइड कैविटी हो गई। और इस ग्लेनोइड कैविटी की हम बात करें, यहाँ पर जो ह्यूमरस अस्थि का जो हेड होता है, ये हेड क्या करता है, इस ग्लेनोइड कैविटी में आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर एक जॉइंट बनाते हैं, और जॉइंट कौन सा होता है, शोल्डर जॉइंट। यानी कि हम कह सकते हैं ह्यूमरस अस्थि का डिस्टल एंड और ह्यूमरस अस्थि का जो प्रोक्सिमल एंड या प्रोक्सिमल जो सिरा होता है उसका जो हेड होता है, स्केपुला अस्थि के डिस्टल एंड की जो ग्लेनोइड कैविटी में धंसकर एक जॉइंट का निर्माण करता है। यानी कि हम कहें कि कंधे का जोड़ का निर्माण करता है, या कहें कि इसे शोल्डर जॉइंट का निर्माण करता है। ठीक है, बात कर रहे थे कि डिस्टल एंड की, कि जिसको हम क्या कहते हैं भाई, डिस्टल एंड पर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसकी हम बात कर रहे थे। जो स्पाइन होता है, स्पाइन देखिए, यहाँ से स्पाइन की यदि हम आकृति देखते हैं तो मध्य से क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा होता है, और बीच में से क्या होता है, मुड़ा होता है, और आगे से क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, और अंत में जाकर नुकीला होकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इस नुकीले वाले भाग को हम एक्रोमिन प्रोसेस कहते हैं। इस नुकीले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एक्रोमिन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे थे स्केपुला अस्थि के बारे में, को कितनी इसमें सरफेस होती है, ठीक है, कितने इसके किनारे होते हैं, कौन कौन से इसके एंगल होते हैं, कौन कौन से इसके कोण होते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन जानवरों में स्केपुला अस्थि में डिफरेंट हमें नज़र आता है। तो दोस्तों सबसे पहले डिफरेंट की बात करते हैं।
स्केपुला ऑफ हॉर्स। देखिए दोस्तों, बात करते हैं घोड़े की जो स्केपुला होती है, उसकी स्केपुला की जो ग्लेनोइड जो कैविटी होती है, जो ग्लेनोइड जो खांच होती है, वो अधिक गहरी होती है, रूमिनेंट्स की तुलना में थोड़ी सी गहरी होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि घोड़े की स्केपुला में जो एक्रोमिन प्रोसेस होता है, अनुपस्थित होता है। यानी कि घोड़े की जो स्केपुला होती है उसमें एक्रोमिन प्रोसेस क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हमने एक्रोमिन प्रोसेस की बात की कि देखिए डोमिनेंट्स की जानवरों की बात करें तो स्पाइन होता है जो स्केपुला को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ऊपर से स्पाइन की आकृति हमें नजर आ रही है और अंत में ग्लेनोइड कैविटी तक जाकर नुकीला होकर खत्म हो जाता है। लेकिन घोड़े में अंत तक ग्लेनोइड कैविटी तक नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही ये स्पाइन की आकृति यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हॉर्स के अंदर, घोड़े के अंदर एक्रोमिन प्रोसेस जो होता है वो अनुपस्थित होता है और ग्लेनोइड जो नोच होती है वो थोड़ी सी गहरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुत्ते के अंदर या डॉग के अंदर जो स्केपुलर स्पाइन की जो आकृति होती है वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। डॉग की हम बात करें, डॉग में जो स्पाइन होता है स्केपुला के, या हम कहें स्केपुला को दो बराबर, दो समान भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है। इसलिए स्केपुला का जो अनुपात होता है कुत्ते के अंदर, डॉग के अंदर जो अनुपात होता है स्केपुला का 1:1 होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डॉग की, हम जैसे हम डॉग की बात करें, जो स्पाइन होता है वो बिल्कुल कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। यानी कि हमने कहा कि जो स्पाइन की जो आकृति होगी डॉग के अंदर कहाँ होती है, बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि 1:1 का यहाँ पर रेशो होता है। स्केपुला को दो समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुअर के अंदर। देखिए दोस्तों, सुअर में स्केपुलर स्पाइन का अनुपात का जो अनुपात होता है 1:0.8 होता है। यानी कि हम बात करें कि जो स्पाइन होता है मध्य से थोड़ा सा हटके होता है, यानी कि एक भाग का 12वां हिस्सा होता है और एक भाग में 8 हिस्से होते हैं। तो हमने कहा कि जो स्केपुलर स्पाइन का जो अनुपात होता है सुअर में 1:0.8 का वहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्गी के अंदर, या हम कहें मुर्गी की स्केपुला। दोस्तों, मुर्गी की जो स्केपुला होती है, यदि मुर्गी की हम स्केपुला की हम बात करें तो मुर्गी की जो स्केपुला की जो आकृति होती है डोम शेप होती है, डम शेप, या हम कहें तलवारनुमा होती है। ठीक है, यानी कि जो मुर्गी की जो स्केपुला होती है वो वर्टिब्री जो कॉलम होता है उसके समांतर दिखाई देती है, या तलवारनुमा उसकी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, मुर्गी की जो स्केपुला की हम बात करें, जो स्केपुला, क्लेविकल और कोरेकोइड अस्थियां मिलकर, यानी कि हमने कहा स्केपुला, क्लेविकल और कोरेकोइड अस्थियां छिद्रित होती हैं। ठीक है, स्केपुला, क्लेविकुलर और कोरेकोइड जो अस्थियां होती हैं छिद्रित होती हैं, जिसे फोरामेन ट्राइओशियम कहा जाता है, जिसे फोरामेन ट्राइओशियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो हम बात कर रहे थे आज स्केपुला अस्थि के बारे में विस्तार से। आज हमने अध्ययन किया है कि स्केपुला अस्थि में उसके कितने किनारे होते हैं, कितनी उसकी सरफेस होती हैं, कितने उसके एंगल्स होते हैं और किसके साथ मिलकर वो शोल्डर जॉइंट्स का निर्माण करता है, और अलग अलग जानवरों की जो स्केपुला होती है उनमें डिफरेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच।